बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हो रहा है और कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस सीरीज का इनऑग्रल मैच खेला जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच को, साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों को, पाकिस्तान भी जो ग्रेड 2 की टीमों का अनाउंस हो गया है उसको भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है और नेहरू जो है वो चैन की बांसुरी बजाता नजर आ रहा है। आज हम बहुत सारी बातों को डिस्कस करेंगे और यही वजह है कि मेरे साथ आज जो है वो एक्सपीरियंस और यूथ का एक ब्लेंड आज के इस पैनल में मौजूद है। मेरे लेफ्ट हैंड पे जो शख्सियत मौजूद है, ये नाम किसी तारुफ का किसी तारीफ का मोहताज नहीं, कप्तानों को कप्तान अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इनकी कप्तानी में बहुत सारे प्लेयर्स ने जो है वो अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज भी किया, बामे उरूज पे भी पहुंचे और फिर जब ये मैनेजमेंट की तरफ आए तो इन्होंने जो है वो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके डायनेमिक्स को तब्दील कर दिया। ये वो डिपार्टमेंट था कि जहां बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो थे वो खेलते हुए नजर आए। आज आपको जितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स, अगर मैं नाम लूंगा तो शायद प्राइम का वक्त खत्म हो जाएगा, जितने बड़े बड़े क्रिकेटर जितनी बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं वो सब इनकी मैनेजमेंट में खेले। और खुशी की बात यह, उस वक्त कोई भी तनाज़ा सामने नहीं आया। रमीज राजा की बात कर लें जो वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, आमिर सुहेल की बात करें, राशिद लतीफ़ की बात करें, आकिब जावेद की बात करें, अताउर रहमान की बात करें, शाहिद महबूब की बात करें या इन जैसे और दीगर क्रिकेटर्स की बात करें, तनवीर अहमद की बात करें, जो इस वक्त मीडिया पे सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग हैं, वो सब इन्होंने जो है अपनी मैनेजरी में जो है उनको अपने परों में समेट के रखा और कोई तनाज़ा सामने नहीं आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अपने दौर के ये सख्त किस्म के मैनेजर थे और डिसिप्लिन पे इनका कितना कंट्रोल था। इसके साथ साथ पाकिस्तान को इनकी वजह से यूनुस खान जैसा प्लेयर मिला, क्योंकि ना ये श्रीलंकन टीम से रिक्वेस्ट करते कि मैच को दोबारा खेला जाए, जो कि लो स्कोरिंग मैच था जो यूवीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सकलन मुश्ताक की कप्तानी में खेला गया, ना दोबारा खेले जाने वाले मैच में यूनुस खान रन्स करते, ना ये रमीज राजा को रिकमेंड करते कि यूनुस खान जैसा प्लेयर पाकिस्तान को मिल सकता है और ना हमको पाकिस्तान का जो आखिरी लिविंग लेजेंड है यूनुस खान वो दस्तयाब होता। मेरे साथ मौजूद हैं शोएब हबीब साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू यार अली, तुम तो बस जितनी भी है तुम्हारी तारीफ करूं और तुम तो एकदम सन्नाटा कर देते हो यार। सर आप लोग डिजर्व भी करते हैं। और जो मेरे साथ जो राइट हैंड पे शख्सियत मौजूद हैं, बहुत ही बदकिस्मत रहे कि ये तमाम तर सलाहियतें होने के बावजूद जितनी इनमें क्रिकेट थी, जितनी इनमें स्किल्स थी, जिस तरह से ये बॉलिंग करते थे, जिस तरह बैटिंग करते थे और स्पेशली जो इनकी फील्डिंग थी, जितनी इनके अंदर पोटेंशियल था इतना ये कराची को सर्व नहीं कर सके। वरना यकीनी तौर पर अगर इनको प्रॉपर मौके मिलते तो शायद इनके रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा और मज़ीद बेहतर होते। लेकिन इनकी कुछ यादगार परफॉर्मेंसेज हैं जो आज भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा याद रखी जाएंगी। शाहिद इकबाल के साथ जिनकी आखिरी नंबरों की पार्टनरशिप है वो हमेशा याद रखी जाएगी, जो कि इन्होंने केसीसी के लिए परफॉर्मेंस दी। इसके साथ साथ जो इनका बड़ा ज़बरदस्त कैच था जो उन्होंने डोमेस्टिक T20 में लिया वो हमेशा याद रखा जाएगा। इंतहाई आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस किस्म के क्रिकेटर्स की अशद ज़रूरत है कि तालीम याफ्ता लोग जब आएंगे बोर्ड के सेटअप में तो डेफिनेटली फिर माहौल भी तब्दील होता नज़र आएगा। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर और क्वालिफाइड कोच हारिस अयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको आईसीसी ने जिनकी परफॉर्मेंस को, जिनकी कोचिंग को जो है रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन शायद हम इनसे मुस्तफ़ीज़ नहीं हो पा रहे, इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे। हारिस अयाज आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझ नाचीज़ के लिए ऐसे इतने ज़बरदस्त अल्फाज यूज़ किए, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने शो को रौनक बख्शी। शोएब भाई के साथ ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब शोएब भाई, पाकिस्तान इतनी ख़राब क्रिकेट खेलने लगा है या अफगानिस्तान इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने लगा है कि कल के मैच में थोड़ा सा डाउट है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा सकेगा या नहीं हरा सकेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम T20 के लिहाज से एक मजबूत टीम कही जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। बड़ा अच्छा सवाल करा कि क्या पाकिस्तान ख़राब खेलने लगी है या अफगानिस्तान अच्छा खेलने लगी है। देखिए, ख़राब का लफ्ज़ अभी नहीं करते। अफगानिस्तान ने बहुत इम्प्रूव करा और पिछले एक दो साल से अफगानिस्तान बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। वनडे में बड़ा अच्छा खेला है, T20 बड़ी अच्छी खेली है। अच्छा, और पाकिस्तान पिछले ये समझ लें कि लास्ट जो एशिया कप हुआ था वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। अच्छा, वो जो लास्ट एशिया कप हुआ था उसमें भी क्या था, उसमें उससे पहले ट्राई नेशन मेरे ख्याल में इसकी थी
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका की, तो मैंने उस वक्त भी यही बोला था कि ये जो ट्राई नेशन हो रही है इससे इसको अफगानिस्तान को फ़ायदा होगा, वो वहाँ फ़ायदा हुआ। अच्छा, फिर आप ये देखें कि वहाँ से जो हमारी टीम का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, फिर एशिया कप हुआ, तो एशिया कप में आप ये देखें, एशिया कप से पहले इंडियन टीम के बारे में इंडिया मीडिया बहुत शोर मचा रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो इस नंबर पे जाएगा, वो उस नंबर पे जाएगा। तो मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि ये जो एशिया कप है, इसकी जो पाकिस्तान और ये इसकी इंडिया में से जो जीतेगा, ये जीत उसको कहाँ वर्ल्ड कप में काम वो करेगी। आप ये देखें कि वो एशिया कप किसने जीता, इंडिया ने जीता। इंडिया उसके बाद वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। अब आता हूँ मैं ये इसकी टीम पे, अफगानिस्तान पे। देखिए, नो डाउट अफगानिस्तान बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है। अच्छा, हमारे यहाँ प्लेयर हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया सही नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ आप ये देखें ना, हमने खुद, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है या हमारी पीसीबी है, जो हमारे लोग हैं, उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे यहाँ नंबर 1 प्लेयर ही नहीं है। हमारे यहाँ जो प्लेयर हैं 2, 3, 4 के प्लेयर हैं। तो अब 2, 3, 4 जब हम खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं? आप कह ये रहे हैं कि पाकिस्तान में एक कैटेगरी प्लेयर कोई भी नहीं है? मैं नहीं कह रहा, पीसीबी भी मान रहा है। पीसीबी नहीं कहा है, हम तो कह रहे हैं, मतलब रिजवान एक कैटेगरी का है, बाबर एक कैटेगरी का है। जो इससे पहले जितनी भी T20 के सेमीफाइनल या फाइनल में पाकिस्तान आई है, तो कौन था? बाबर और रिजवान ही था ना। अच्छा, उस वक्त क्या कहा जाता था? उस वक्त ये कहा जा रहा था और स्टिल कहा जाता है कि इनके स्ट्राइक रेट सही नहीं है। तो अभी ये जो हमारा प्रेजेंट कैप्टन है, इसका स्ट्राइक रेट पता क्या है? इसका स्ट्राइक रेट 115 है। लेकिन सर वो तो ओपनर है ना, सर्कल में खेलते हैं, तो सर्कल में तो नहीं खेलता है। मैं अभी इस पे कंपैरिजन है नहीं ना। नहीं, मैं अभी इस चीज पे आ ही नहीं रहा। मैं चले, अगर वो सर्कल में खेलते थे या ये सब कुछ करते थे, तो अली सलमान साहब 170-80 रन पे वो जीतते थे। और आप ये कहा जाता था ना कि यार वो 15 ओवर वो खेल लेते हैं, 20 ओवर वो खेल लेते हैं। तो अब कौन से ओवर, अब तो आप 150 रन से चले गए। तो हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, इसकी वजह से हमारा डिक्लाइन हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, नो डाउट आप ये देखें, इस वक्त जो इसकी टीम है अफगानिस्तान की, हमसे हर चीज़ में स्ट्रांग है। सबसे पहली बात तो सारे उसके 11 के 12 प्लेयर जो है एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। उसके स्पिनर वर्ल्ड क्लास हैं, उसके बैट्समैन हमसे अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा भी ये कहने का मकसद नहीं है कि हम हार जाएंगे उनसे। अभी तक वो ऑन पेपर, आप अगर मैं शॉर्ट कंसाइज आंसर दूं, ऑन पेपर अफगानिस्तान स्ट्रांग है, पाकिस्तान स्ट्रांग है? ऑन पेपर एक्सपीरियंस वाइज हर तरीके से ये स्ट्रांग है। कौन? अफगानिस्तान। अच्छा, हारिस से भी जरा पूछ लेते हैं। हारिस से एक थोड़ा सा मैं जरा आता हूं, जरा अफगानिस्तान का पर्सपेक्टिव ले लूंगा हारिस से, क्योंकि हारिस से भी जरा पाकिस्तान की बात जरा कम ही करूंगा, क्योंकि अफगानिस्तान की बात ज्यादा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे जरा हम शोएब भाई को ही रखेंगे। क्या लगता है हारिस आपको कि अफगानिस्तान का ट्रम्प कार्ड क्या होगा? आप समझते हैं कि उनकी बैटिंग उनका ट्रम्प कार्ड होगी, या जिस तरह से उनके पास स्पिन अटैक है, नूर हैं, जिस तरह से उनके पास राशिद है, नबी भी उसी स्क्वाड का हिस्सा है, या स्पिनर्स पे ज़्यादा रिलाई करेंगे और स्पिन ट्राई हो जाए वो पाकिस्तान को जकड़ने की करेगा? देखिए अली भाई, ये तो फैक्ट है कि पिछले 7 से 8 सालों में, 10 सालों में ऑलमोस्ट अफगानिस्तान ने बहुत वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स प्रोड्यूस किए हैं। राशिद है और इसके अलावा नबी है, और वो जो नूर है, और भी 2-3 स्पिनर जो अभी देखिए बिग बैश लीग खेल रहे हैं और लीग दूसरी लीग खेल रहे हैं। और भी इनके स्पिनर हैं, बहुत से स्पिनर हैं जो भी वर्ल्ड के लिए खेल रहे हैं, वो अभी लाइन में लगे हुए हैं नेशनल टीम में आने की। लेकिन उन्होंने ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा पिछले 7 से 8 सालों में कि दुनिया की हर टीम को, किसी भी टीम को वो अपनी स्पिन बॉलिंग से वो पकड़ सकते हैं किसी भी मैच को। और दूसरी बात ये कि उनकी फील्डिंग एक वो भी एक बहुत आला मेयार की हो गई है। सिर्फ मैं समझता हूँ कि बैटिंग में थोड़ी सी उनको कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, थोड़ी लंबी पार्टनरशिप की ज़रूरत है वनडे में, तो इंशाअल्लाह ताला वो फिर मेरे ख्याल से तो वो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन आपके ख्याल, इस तरह मैंने शोएब भाई से भी पूछा, अफगानिस्तान पाकिस्तान ऑन पेपर आपको क्या लगता है? शोएब भाई तो कहते हैं अफगानिस्तान ऑन पेपर स्ट्रांग है, आपको लगता है कि आज ये वक्त है कि हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ऑन पेपर ज़्यादा स्ट्रांग है? ये देखिए, इस करंट सिनेरियो में मैं शोएब भाई की बात को सेकंड करूंगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ऑन पेपर अफगानिस्तान हमसे अभी बहुत ऊपर है।
शो भाई अब जरा पाकिस्तान, जिस तरह भी हारिस ने भी बात की, आप खुद भी ऑफ स्पिनर अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त रहे, क्या लगता है आपको कि क्या जो पाकिस्तानी बैट्समैन हैं, पाकिस्तानी बैटर हैं, वो स्पिन का तोड़ इनका करने में कामयाब हो जाएंगे? जबकि फास्ट बॉलिंग भी उनकी बुरी नहीं है, नवीन है, फजल हैं और हामिद हसन उनके कोच हैं, तो वो पाकिस्तानी बैट्समैन को बहुत अच्छी तरह से जानते भी हैं। देखें, नो डाउट उनकी स्पिनर बॉलिंग जो है एक्सपीरियंस है, उनके बैट्समैन एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल में हमारे 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले हुए हैं, और मेरे ख्याल में साइम अयूब वगैरह का तो डेब्यू भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट हुआ है। एक्सपीरियंस उनके पास है, वर्ल्ड क्लास है, लेकिन हम बुरे नहीं हैं। हमारी जो सबसे बड़ी बात वो है ना, कमज़ोरी या जो वीकनेस हो रही है, हमारी टीम सिलेक्शन है। हमारा जो प्रेजेंट कोच है उसकी सोच ये है ऑलराउंडर की। अच्छा, हमने मतलब जब से हम क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान, हम स्पेशलिस्ट पे कंसंट्रेट करते हैं, हम स्पेशलिस्ट पे डिपेंड करते हैं। अब हमारा जो ये कोच है, कोच हमारा डिपेंड करता है ऑलराउंडर्स पे। अच्छा, वो ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ ठीक है, इसको अफगानिस्तान को एडवांटेज ज़रूर है, हम उससे जीत सकते हैं। और हम कैसे जीत सकते हैं? देखें, 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाएंगे, 6ठा विकेट कीपर स्पेशलिस्ट हो गया, क्या नाम है उसका, हारिस 6 हो गया। अच्छा, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाएं, कितने हो गए 8। 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खिलाएं, कितने हो गए 10। एक ये स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर स्पिनर ऑलराउंडर खिलाएं, वो कौन हो गया? वो हो गया नवाज। लेकिन जिस तरीके से हमारा ये कोच की प्लानिंग नजर आ रही है, या हमारी कप्तान की प्लानिंग नजर आ रही है, या मैनेजमेंट की, ये इस तरीके से नहीं जाएंगे। ये मेन स्पिनर्स में किसको रखेंगे? ये मेन स्पिनर में रखेंगे उसको, नवाज को, और ये मेरे ख्याल में खिलाएंगे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को। तो मैं ये समझता हूं अगर ये स्पेशली सुफियान और अबरार को दोनों खिलाएं, पाकिस्तान बहुत टफ टाइम देगा। अच्छा, और दूसरी चीज ये जो हमारे फकर है, आपका ये क्या साइम अयूब है, आपका कप्तान है, अच्छा, हसन नवाज, साहबजादा फरहान नहीं, साहबजादा फरहान भी नहीं, सलमान आगा। देखें, ये 3 तो ये हो गए ना साहब, 2 क्या नाम है, साइम अयूब हो गया, फकर हो गया, कप्तान हो गया, हारिस। ये 4 बैट्समैन ऐसे हैं, इनको कम से कम 25 से 30 गेंदें खेलनी चाहिए। अच्छा, और नो डाउट मेन रोल होगा इसका मोहम्मद नवाज का और उसका हसन नवाज का, साहबजादा फरहान, और इस पे तो आपको प्रेशर ही नहीं डालना है, क्योंकि ये तो अभी नए हैं। आप इन पे क्यों? ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कितने अरसे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। ये 4 प्लेयर ऐसे हैं कि इनको मैं ये समझता हूँ कि 25-25, 30-30 गेंदे का स्ट्राइक लेना चाहिए। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जीतेगा। तो 4 प्लेयर अगर 30 गेंदे खेल गए तो 120 गेंदे तो वैसे ही होंगे। हाँ, तो क्या हो गया? छोटे फॉर्मेट लोग लूडो खेलेंगे। हाँ, तो क्या छोटा फॉर्मेट है। हारिस, आपको क्या लगता है? जिस तरह शुएब भाई कह रहे हैं, बात इनकी अपनी जगह सही है, लेकिन इस पर जरा मैं आपका भी इनपुट चाहूंगा कि साहबजादा फरहान, हसन नवाज, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये जितनी कम गेंदें इनको मिलेंगी, ये इतने ज्यादा डेंजरस बैट्समैन साबित हो सकते हैं। देखिए अली भाई, कुछ प्लेयर की एक नेचर होती है कि वो बाहर से ही सेट होकर जाते हैं, उनको वो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं उस सिचुएशन को, विकेट कंडीशन को, बॉलर्स को देख लेते हैं। तो इसमें साहबजादा फरहान हुए या ये हसन नवाज हुए, ये मेरे ख्याल से फ़र्क डाल सकते हैं, और या फ़खर जमान है, इन ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो फ़र्क डाल सकते हैं। बाकी मैं नहीं समझता कि हारिस या और दूसरा सलमान यागा को इतना इम्पैक्ट डालेंगे। ये 3 प्लेयर मुझे लगते हैं फर्क डालेंगे। ठीक है। अच्छा, साइम के बारे में क्या कहेंगे? अभी कि ना हारिस उनको कंसीडर कर रहे हैं, ना आप उनको कंसीडर कर रहे हैं। स्टार्ट उनका बड़ा अच्छा था, और आप इस बात को सेकंड करेंगे क्योंकि आप जो है वो कोचिंग मैनुअल के मुताबिक खेलते हुए भी आए, खिलाते भी आए, कि एक ज़माना था कि कहते थे बॉल को देख के शॉट खेलो। अब आजकल हीरो वो है जो गेंद को देखे बगैर शॉट खेले। देखिए, पहले तो मैं अपनी एक बात को क्लियर कर दूं, ये जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि हसन नवाज और साहबजादा फरहान तो वैल्यूबल प्लेयर, तो ये इस वक्त ये दोनों ही हैं, लेकिन ये नए, आप इन पे प्रेशर नहीं डालें। अभी प्रेजेंट उसमें वैल्यू किसकी है? हसन नवाज की और इसी की है, साहबजादा फरहान की। कोई इसकी क्या परफॉर्मेंस है? साइम की क्या परफॉर्मेंस है? साइम के 250 है, फकर का पता ही नहीं है फिटनेस का। कप्तान का आपका क्या है? 115 रन का एवरेज है। आपका जो वो क्या है,
विकेट कीपर मोहम्मद हारिस उसका क्या मतलब बॉलिंग बैटिंग स्ट्राइक है, एक उसका 8 बॉल पर मैच उसका वो आता है। तो ये सीनियर है, इनका काम है। अगर ये ऊपर ये गेंदे और ये इनकी क्लास भी ऐसी है, जैसे साइम है या फकर है या ये आपका मोहम्मद हारिस है, अगर ये 25 गेंदे भी खेलते हैं तो 25 गेंदों पे ये ऐसे। साइम के बारे में क्या कहेंगे कि साइम उस पुराने साइम के रूप में नजर आ रहे हैं आपको या नहीं आ रहे? देखिए मैं साइम को तो रिस्की कहता हूं, मैं इसको रिस्की कहता हूं। क्या नाम है फकर को, आप फकर की हिस्ट्री उठा के देखें, फकर 80% ये है कि पहले 10-12 गेंदों पे आउट हो जाता है। जहां फकर अगर 25-30 रन कर दे तो फिर वो मैच विनर बनता है। अदरवाइज इसे साइम को देख लें, साइम की क्या 30-32 मैचों में 2 या 3 तो 50। आपके ख्याल में साइम और फकर दोनों रिस्की प्लेयर हैं? हाँ, ये रिस्की प्लेयर है, लेकिन जल्दी से कोई ब्रेक करना है। रिस्की है। अगर ये इतनी गेंदें खेलेंगे तो फिर ये मैच विनर है। अच्छा अली भाई, पिछले 7 से 8-10 मैच में देखें जो साइम खेला है, किसी लीग में भी खेला है, इंटरनेशनल मैच भी खेला है, अब उसको जिस एरिया में वो शॉट खेलते थे, अपने नुलक शॉट जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उस पर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको लीग में वहाँ बॉलिंग करना बंद कर दिए हैं। इसकी आपको मिसाल अभी वेस्ट इंडीज सीरीज में मिली, वो 3 बार स्लिप में आउट हुए। रोल आ जाता है फिर यहाँ जी जी, वो 3 बार उसको वो सील्स ने 3 बार स्लिप में आउट कर दिया उनको एक जगह खिला के। तो अब उनको उस एरिया में बॉल करना उन्होंने बंद कर दिया, तो अब जाहिर बात है फिर वो लिमिटेड हो गए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से कि क्या अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है या नहीं, जिसका बहुत ज्यादा इस बात की हाइप बनाई जा रही है कि इंडिया के बाद एशिया की सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है। और आज ये सवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान की टीम को एनालाइज कर रहे थे कि कौन सी टीम जो है उसके क्या चांसेस हैं और कौन सी किस टीम के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कहाँ पे कौन सी टीम जो है उसके वीक पॉइंट है। लेकिन आज एक सवाल हुआ जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट T20 टीम है, और उसमें सलमान आगा मुस्कुरा कर चुप हो गए। हम हंस दिए, मुस्कुरा दिए, हंस दिए, खामोश रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। शायद ने कुछ इसी तरह से कुछ कहा है जो आज सलमान आगा ने जो है वो साबित भी कर दिया। हारिस बताइएगा जनाब कि आपको लगता है कि जो ये बात उठाई जा रही है, मीडिया में हाइप दी जा रही है, खुसूसन भारतीय मीडिया भी इस बात को बहुत हाइप दे रहा है कि क्या अफगानिस्तान सेकंड एशियन बेस्ट टीम है मौजूदा हालात में, और अफगानिस्तान की पिछले 3 से 4 साल से जो परफॉर्मेंस चल रही है, मैं है अगर ये बोले सेकंड है नहीं, लेकिन सेकंड बनने जा रही है। सेकंड की तरफ टफ उसका मुकाबला श्रीलंका से और पाकिस्तान से उसका मुकाबला है सेकंड बनने के लिए, और आगे आगे सेकंड हो सकती है। ठीक है, आपको क्या लगता है शिव भाई कि सेकंड बेस्ट टीम है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ अगर एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है प्रेजेंट उसमें वो है श्रीलंका T20 में। T20 में अच्छा एक चीज़, अच्छा आप उसका रिकॉर्ड भी उठा के देख लें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा टाइटल ही श्रीलंका ने जीते हैं। ये चीज़ हो गई। अच्छा दूसरी चीज़ ये अब जो है कल का जो मैच है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये जीतता है अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान को एशिया कप में भी इसका एडवांटेज होगा, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएगा सेकंड बनने के लिए। अगर वो श्रीलंका को भी हरा देता है तो लेकिन सर आप नहीं समझते हैं कि जिस तरह वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस हुई उसमें श्रीलंका भी पीछे रह गया, पाकिस्तान भी पीछे रह गया, अफगानिस्तान इंडिया एशिया से जो टीमें थी वो ज़्यादा आगे पहुंची। वो देखें पता क्या है, ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशन इन्हीं को फेवर कर रही हैं। किसको? श्रीलंका को और इसको आपके अफगानिस्तान को। इस वक्त वर्ल्ड बेस्ट जो स्पिन अटैक है वो अफगानिस्तान का ही है। तो ये सारी जो इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन है ये अफगानिस्तान को वो कर रही है। और ये जो कल का मैच है ये पाकिस्तान के लिए, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह इस सीरीज में कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है। कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का ही मैच डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की एशिया कप में कहाँ पोजीशन आएगी और ये ट्राई सीरीज जीत सकता है या नहीं। इस मैच में पाकिस्तान को 100% नहीं 150% देना पड़ेगा। और यहाँ अगर पाकिस्तान गिरता है या अफगानिस्तान गिरता है, जो हारेगा वो लूजिंग स्टेज पे आ जाएगा और जो जीतेगा उसका प्लस पॉइंट होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस पॉलिसी से गए या उससे गए
तो पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। ठीक है, अब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मजमूई तौर पर 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। 4 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और 3 में अफगानिस्तान को फतह हासिल हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान जो 7 में से 5 मैचेस हैं वो इसी शारजा के स्टेडियम में खेले गए हैं और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जो 3 मैचेस जीते उसमें एक मैच उन्होंने ग्वांगजू में जीता जब फैसल अकरम कैप्टन थे, और उसके बाद पाकिस्तान जो है उसका अगर हम देखें तो 4 मैचेस पाकिस्तान, एक मैच ज़्यादा है। शारजा का ग्राउंड देखते हुए हारिस क्या लगता है, क्योंकि तौसीफ भाई मेरे साथ उस दिन मौजूद थे, तौसीफ भाई ने भी कहा और भी मेरे दीगर प्लेयर से बात होती है तो उन्होंने कहा एक साइड की बाउंड्री थोड़ी सी छोटी होती है। रुहान मुस्तफ़ा भी उस दिन मेरे साथ थे, जो यूएई के फॉर्मर कैप्टन है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो छक्का लगता है फिर वो ग्राउंड से बाहर ही जाता है, तो इट मीन्स कि बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है। क्या लगता है कि अफगानिस्तान को अगर हम देखते हैं, पाकिस्तान को हम देखते हैं और बड़े स्ट्रोक्स खेलने वाले प्लेयर्स को देखते हैं, एज किसको हासिल है? देखिए अली भाई, पिछले जो 2 मैच पाकिस्तान वहाँ पर बड़े थ्रेडिंग अंदाज से जीता था अफगानिस्तान से शारजा में, तो दोनों मैच बहुत नेल बैटिंग थे। उसके वो पाकिस्तान रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आया, लेकिन ओवरऑल अफगानिस्तान ने बहुत टफ क्रिकेट खेली। एक मैच तो आज 128-29 पे वो जीता पाकिस्तान था, लेकिन ऑलमोस्ट वो जीत गए थे, लेकिन जैसे हाँ नसीम ने छक्का मारा था, लेकिन जैसे क्रिकेट बहुत आउटस्टैंडिंग खेले थे वो लोग। तो आप उनको किसी तरह भी उनको डिग्रेड नहीं कर सकते, उनको लेट डाउन, उनको उनकी रेटिंग नीचे नहीं कर सकते। जो पिछले 6 से 8 साल से और 8 महीने से जो उनकी चल रही है परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की, मैं समझता हूँ कि बाउंड्री का छोटा होना है बड़ा होना कोई मैटर नहीं है। उनके पास बड़े अच्छे हिटर्स भी हैं। यार उनके पास तो है, मैं तो रोना अपने पास वालों का है ना। देखिए पाकिस्तान के पास अभी मिडिल ऑर्डर हमेशा प्रॉब्लम करता है, लेकिन हसन नवाज के आने से मैं समझता हूँ कि एक अच्छी यूजफुल प्लेयर और एक जिम्मेदार प्लेयर आया है जो मैच का पासा पलट सकता है। भाई आपका क्या है इस बारे में? देखें यार, कल का मैच हो जाए जरा पिच भी पता चल जाएगी इस टाइम। ट्रेडिशनल तो बैटिंग पैराडाइज बात बैटिंग की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि एक साइड छोटी है एक साइड बड़ी की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि चौके छक्के की। मैं ये समझता हूँ जो टीम ज्यादा छक्के मारेगी वो उसका बोनस है, लेकिन मेरे अपने आइडिया से इतने ज्यादा छक्के नहीं लगेंगे। अगर एयर में जो टीम ज्यादा खेलने गई ना उसको डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि जो उनके स्पिनर्स और अगर पाकिस्तान के इसमें बैटर्स को और उनके अगर स्पिनर्स को हम कंपेयर करते हैं, किसका आपको पल्ला लगता है कि भारी हो सकता है? देखें नो डाउट उनके स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन क्रिकेट में मैं ये समझता हूँ स्पेशली पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान को स्पिनर्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान टीम वो, मैंने ये जो 4-5 नाम लिए हैं और मैंने तो अभी इनके नाम ही नहीं लिए, हसन नवाज का नाम नहीं लिया मैंने, साहबजादा फरहान का, और ये दोनों ही बड़े अच्छे लंबे छक्के मारते हैं। अगर ये वो 4-5 वो इतनी गेंदें खेल गए और इन्होंने नीचे, पाकिस्तान आराम से जीतेगा फिर। ठीक है, अच्छा हारिस, हम और इस पर पाकिस्तान में जितने भी शोज हो रहे होंगे कल कोई मैच को लेकर, इस एशिया कप को लेकर, सब के सब बात कर रहे होंगे, राशिद की बात कर रहे होंगे, नबी की बात कर रहे होंगे, नूर की बात कर रहे होंगे, स्पिनर्स को हम फोकस कर रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि स्पिनर्स में हम भी फोकस कर रहे हैं, जो हमारे जो माइक हैसन साहब है वो भी फोकस कर रहे हैं, और उधर से फजलुल्लाह फारूकी और नवीन जो अपना काम दिखा दें। देखिए ऐसा होता है कि हमारी प्लानिंग जो है कि वो रॉन्ग हो जाती है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ माइक हैसन जो है कि एक बहुत टॉप क्लास कोच हैं, वो हर कंडीशन को और हर जिस तरह की कहाँ से ये, एक मिनट सॉरी टू से, क्या टॉप क्लास कोच है, क्या परफॉर्मेंस है, अभी प्रेजेंट देख लें उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अभी आप पीएसएल देख लें, पीएसएल देख लें आप, अभी पीएसएल की वजह से तो आए वो। हाँ तो क्या परफॉर्मेंस है, हाँ तो भाई पीएसएल की टीम में है वो। आप क्रिकेटर हैं यार, आप क्रिकेटर हैं, मतलब पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस है, उसने सारे मैच तो पिंडी और में जीते। टाइटल तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है। टाइटल कहाँ जीता, क्या हो गया तुम्हें अली सलमान? टाइटल तो इस्लामाबाद ही, किसने जीता टाइटल? इस दफा का टाइटल किसने जीता है बताए ना, मैं तो माइक हैसन जो आए हैं। नहीं, किसका फाइनल हुआ था? इसका फाइनल हुआ था कोयटा का, और कौन सी इस्लामाबाद जीता है? इस्लामाबाद नहीं, लाहौर जीता यार, क्या लाहौर जीता है, लेकिन जीता अंदर है, लेकिन माइक हैसन को एक दो मैच बात ये हो रही है कि टॉप क्लास कोच है, क्या परफॉर्मेंस है उसकी बता तो दें। जहां ये न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दी है वहां ये असिस्टेंट कोच था, उसकी क्या सोच है यार? वो बात वही, आधा तीतर आधा बटेर, पाकिस्तान से जो प्लेयर खेल नहीं रहे थे उनको ले आए। आप सोच सकते थे कि मोहम्मद अब्बास पाकिस्तान टीम में आ जाएगा, आप सोच सकते थे कि हुसैन तलत टीम में आ जाएगा, आप सोच सकते थे, चलो फ़हीम अशरफ पे ही शोर मच रहा था कि यार ये सिफारिश से आया, आप सोच सकते थे कि
अच्छा ठीक है, बाबर और रिजवान को इन्होंने ड्रॉप करा है, और यार उनसे अभी भी जो प्रेजेंट जो स्ट्राइक रेट है बाबर और रिजवान का तो इससे अच्छा है। क्या नाम है, लेकिन फकत इनके वकत पास से। अपने आर्गुमेंट्स होंगे ना, बेन से भी पूछ लो ना, किन बेसिस पे आप कह रहे हैं? हाँ, क्विकली जरा मुझे ब्रेक पे देखिए आना है। नॉर्मली किसी भी कोच की परफॉर्मेंस ये नहीं होता कि उसे कहीं अपॉइंट किया जाए तो उसकी हार या जीत के ऊपर, उसकी स्ट्रेटेजीज और उसकी प्लानिंग के ऊपर उसको अपॉइंट किया जाता लेकिन रिजल्ट एग्जीक्यूशन नहीं है ना। नहीं तो उसकी क्या प्लानिंग है यार? वो आपके स्पेशलिस्ट स्पिनरों को नहीं खिला रहा, वो स्पेशलिस्ट से आप जा नहीं रहा, आप इसको वर्ल्ड क्लास स्पिनर वो कोच कह रहे हैं। नहीं वो ऐसी बात नहीं है, उसके उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया है उन्होंने रिजल्ट दिए हैं। क्या रिजल्ट दिए बताए तो। शोएब भाई एक आध लीग को हारने से उसकी भाई, एबिलिटी ये में उससे कमी नहीं चले, ये होगी। डिबेट जो है अब ये बढ़ती जा रही है कि वो हारिस के ख्याल में माइक हैसन जो है वो एक अच्छे कोच है, लेकिन शोएब भाई जो है वो मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उनके रिजल्ट नहीं ऑब्वियसली किसी भी कोच को, क्योंकि देखें इस वक्त ये नेशनल टीम के साथ हैं तो डेवलपमेंटल कोच तो हो नहीं सकते। अगर अंडर 19 में होते तो हम कहते हैं प्लेयर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि प्लेयर डेवलप करने की जगह है नहीं। इस समय मिलेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के। आकिब जावेद का जो स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा सकती है, कल का मैच बता देगा कि कितना पाकिस्तान की टीम पोटेंशियल है और कितना इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कल खेले जाने वाले मैच को, लेकिन पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान टीम की बात हो और कंट्रोवर्सी सामने ना आए, चटपटी खबरें सामने ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सियाने कहते हैं कि चादर देख के पांव फैलाने चाहिए और बोलने से पहले जो है वो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हारिस ने एक स्टेटमेंट दिया बाबर आजम के बारे में और उन्होंने कहा कि उनको अपना स्ट्राइक रेट को बेहतर करना चाहिए। शोएब भाई, ये हारिस की इतना कद हो गया है कि वो बाबर के हवाले से बात कर सकें कि स्ट्राइक रेट जो है वो अपना बाबर को बेहतर करना चाहिए, हारिस मशवरा देंगे? यार देखें, ये इसका जो भी वो है मीडिया मैनेजर वगैरह या कप्तान या मैनेजर, उन्हें समझ। अब कल ये ट्राई सीरीज में इसका वो है ना ट्राई कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलो, तुम अपना स्ट्राइक रेट अच्छा कर लो, फिर किसी दूसरे को कहना, और तुम पाकिस्तान को मैच जिताओ, कोई मुश्किल थोड़ी है। ट्राई नेशन में कौन है आपके सामने? सिर्फ यही तो है, अफगानिस्तान, यूएई है, और माशाल्लाह तुमने दुनिया की सारी क्रिकेट खेल ली है, दुनिया की सारी। तो पहले अपने आप को बेहतर कर लो, फिर दूसरे की तरफ देखो। लेकिन सर दूसरा भी तो देखें ना, हम जिस कल्चर में हैं वहाँ अगर कोई हमारा बड़ा है तो जब तक वो सीट पे ना बैठे हम सीट पे नहीं बैठते, हम सरफराज से जूते उठवा देते हैं और फिर कहते हैं कि जी तो प्रोफेशनल क्रिकेट है, अगर सरफराज से जूते उठा लिए तो क्या हुआ। लेकिन ये हमारा कल्चर नहीं है कि हम जो है वो बड़े की तरफ जो है वो पाँव करके बैठे हैं, या हम जो है बड़े से कहें कि आप एक इवन पानी का गिलास भी उठा के दे दो, आप सरफराज से जूते उठवा देते हैं। हारिस इतने बड़े प्लेयर के, ठीक है, अगर कोई सीनियर प्लेयर कहता है, अगर मोहसिन हसन खान कहते हैं, ज़हीर अब्बास कहते हैं, मियादाद कहते हैं, इंजमाम, यूनुस, यूसुफ कहते हैं, समझ में आती है बात। ये हारिस अयाज से पूछता हूं कि हारिस क्या बाबर आजम को कह सकते हैं इस तरह की बात? देखिए ये कहना क्या, ये तो सोचने वाली बात भी नहीं है हारिस के लिए। मैं एक बात बोलूँगा, देखिए उन्होंने जो बात बोली है कि बाबर को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ेगा। देखिए अगर स्ट्राइक रेट सिर्फ ये नहीं कि स्ट्राइक रेट आप 4 बॉल खेल के 8 रन कर लें तो आपका स्ट्राइक रेट 200 का हो जाए, ये नहीं है। तो ये रिकॉर्ड हारिस कह रहे हैं, आपने 70 रन किए हैं 30 बॉलों में तो आपका स्ट्राइक रेट कुछ फिर वाली बात आती है। आप आज 6-8 बॉलें खेल के 2 छक्के लगा के चले जाते हो हैं और आप बाबर को बोलोगे स्ट्राइक रेट बेहतर करें, तो पहले अपने गिरबान में जाके, और आप बाबर के करीब भी नहीं है, आप तो बाबर के करीब भी नहीं है। अच्छा, आकिब जावेद का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हम इंडिया को हम हरा सकते हैं। आपको लगता है कि ऑन पेपर, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ऑन पेपर पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत है, क्या पाकिस्तान ऑन पेपर इंडिया से इतनी मजबूत है कि मैच से पहले हम इस तरह के दावे कर रहे हो? लेकिन जी आकिब जावेद ने तो बताना ना कि मैं काम कर रहा हूँ, ये तो हमारे बादशाह सलामत को सोचना चाहिए ना। जब उसने बोला कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, तो भाई ज़रा किस तरीके से हराएंगे वो प्लान बता दें। अभी मैंने बताना हसन को और उसका सलमान आगा का बताएं ना थोड़ा। अच्छा हाँ, सलमान देखें, सलमान आगा ने अभी T20 में कप्तानी करी, एक मैच भी नहीं जीता। हसन के, या मेरे मुंह से नाम नहीं निकलता, इसने ये कोच, इसने पिंडी से बाहर एक भी मैच नहीं जीता। ये वो टीम है जो एक नहीं 2 सेमीफाइनल हारी, ये ग्रुप में नंबर 1 थी ना, प्लेऑफ के मैचेस हाँ 2 हारी। तो किस बात पे ये इतने बड़े कोच हो गए थे, किस बात पे इनको ले लिया गया? मतलब शोएब भाई भी माइक हैसन को कोच नहीं मानते? मैं नहीं मानता। अच्छा वैसे भी मैं 20 साल से कह रहा हूँ, कोचिंग कोई चीज़ ही नहीं है। जब आप अपनी कंट्री को या किसी रीजन को या किसी डिपार्टमेंट को वो कर रहे हैं तो वहाँ कोच
कोच नहीं चाहिए, वहां चाहिए गेम प्लानर, गेम प्लानर, गेम प्लान। उसके पास कोई गेम प्लान ही नहीं है। कोच तो अंडर 19 के बाद प्लेयर खुद अपना कोच होता है। बैटिंग मैं कर रहा हूं तो मैं खुद कोच हूं, मैं दूसरा बॉलिंग कर रहा है वो कोच है। वहां थोड़ी गेम प्लान, भाई क्या है, मैच कैसे जीतना है, हमने इसको कैसे हराना है, किसको, अफगानिस्तान को, ये गेम प्लान बनाना है। अब यहाँ क्या माइक वो करेगा कोचिंग, यहाँ क्या कोचिंग की जरूरत है, कोच तो मैं वैसे भी नहीं मानता यार। हर साहब मुत्तफिक हैं कि प्लानर की जरूरत होती है इस स्टेज पर। देखिए छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, शोएब भाई के सामने मैं ये बात बोल रहा हूँ। देखिए आप पाकिस्तान टीम का जो ये सेटबैक हुआ है, जो फॉल डाउन हुआ है, तो ये इसी वजह से है कि क्वालिफाइड लोग और जो रिसर्च बेस्ड काम है वो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। दुनिया रिसर्च बेस्ड, दुनिया रिसर्च बेस्ड डेटा के लोग टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। नहीं मैं थोड़ा सा बोलूंगा, बोल देते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात होगी तो ये बोल दे, फिर मैं नहीं, बात ये है कि दुनिया कहाँ जा रही है। देखिए दुनिया में रिसर्च बेस्ड काम हो रहा है, क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं जो रिसर्च क्रिकेट पे कर रहे हैं, जिसके फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन टीमों पे हो रही है, वो क्वालिफाइड कोचेज आ रहे हैं। तो आपको दुनिया कम्पीट करने के लिए दुनिया के लेवल पे आना पड़ेगा, अपने स्टाफ को और अपनी टीम को उस लेवल पे लाना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी। तो आप आई थिंक मेरे ख्याल से कर सकते हैं। कोचिंग की ज़रूरत, और हर ये कोच, शोएब भाई ने बोला प्लानर, वो भी उसका एक हिस्सा होता है कोचिंग का, प्लान करना। तो वो सब चीज़ें एक साथ काम होता है। तो अच्छा मैं आपसे इजाज़त लेके इनसे, मतलब कल माइक ऐसी कि हमारे कोच की क्या कोचिंग होगी मैच में, क्या कोच करेगा, ये प्लान ही देगा ना भाई। गेम प्लान होता है इस स्टेज पे जब आप अपनी कंट्री को वो कर रहे हैं। एक और ट्यूनर होता है, क्या कोच ये बता सकता है यार तुम्हारी ग्रिप लूज है, तुम थोड़ा स्लो आ रहे हो, थोड़ा सा स्टांस। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस बात से कुछ समझे ना समझे क्रिकेट बोर्ड जरूर मुत्तफिक है, क्योंकि ढूंढ के ऐसे लोग लेकर आ रहा है कि जो शायद प्लान तो दे सकते हैं, कोच नहीं कर सकते हैं। ये वजह बैटिंग भी स्ट्रगल करती नजर आ रही है, पाकिस्तान की फील्डिंग भी स्ट्रगल करती नजर आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शोएब हबीब साहब, हारिस हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज का शो एक्सक्लूसिवली आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इजाजत दीजिए अली सलमान को, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।